बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टाइम और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस लॉकडाउन के बावजूद जो शोबा सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है वो है तामीरात का शोबा। उसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही रियल एस्टेट के हवाले से बात करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इस वक्त बनती है या नहीं बनती है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, नो डाउट के रियल एस्टेट की दुनिया में बड़े इज़्ज़त और एहतराम के नाम से जाने जाते हैं और DHA की हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं जनाब चौधरी अब्दुल लतीफ़ साहब। चौधरी अब्दुल लतीफ़ साहब CEO हैं अली भाई एस्टेट के और चेयरमैन हैं DHA फाउंडर ग्रुप के। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि लॉकडाउन के अंदर सारे बिज़नेस इस वक्त बिल्कुल ही मफलूज होकर रह गए। इन तमाम सूरत हाल को संभालने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तामीरात के शोबे को कुछ फैसिलिटेट किया। आप क्या समझते हैं कि वाक़तन तामीरात का शोबा उसको सहूलियात मिली हैं और वो तरक्की कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बिल्कुल आप मुनव्वर भाई जो आपने क्वेश्चन किया ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। 2015 में रियल एस्टेट के ऊपर कुछ टैक्स इम्पोज किए गए थे जिसकी वजह से ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है वो ज़बू हाली का शिकार था और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया। उसके बाद रियल एस्टेट में और कंस्ट्रक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमारी जो मार्केट है इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई हुई है। और अगले 2 साल जिस तरह से हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको रिलीफ देने का कहा है, मुझे तो यही नज़र आ रहा है अगले 2 साल में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा बेहतरी के चांसेस हैं। और इस वक्त जो मेन चीज़ है हमारी गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया है वो है हाई राइज बिल्डिंग के लिए। लाहौर में अगर आप देखें, इवन के पाकिस्तान में देखें, हर तरफ हाई राइज बिल्डिंग जो वो स्टार्ट हुई हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा फ्लैट्स में और छोटे घरों में जहाँ पे ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस ना हो वहाँ पे ज़्यादा लाइक करते हैं। बाहर गए हुए, बाहर से आए, अपना फ्लैट लिया, उसमें गए और आ गए, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। इस वजह से भी हमारी जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है और आगे मज़ीद इससे बाकी सारे शोबों को रिलीव मिलने के यानी कि चांसेस हैं। जैसे आप देख रहे हैं कितनी इंडस्ट्रीज़ इसके साथ इन्वॉल्व हैं। आप चले जाएँ, सीमेंट की इंडस्ट्री है, उसके अलावा लकड़ी की इंडस्ट्री है और लोहे वो तो तकरीबन 40 इंडस्ट्रीज रिलेटेड है। पूरा पाकिस्तान जो है ना वो उसके साथ करता है, लाखों बिलियंस लोग हैं जो। अच्छा, मैं इसमें जो चीज़ जानना चाहूँगा वो ये है कि, और मेरे नाज़रीन भी यकीनन जानना चाहेंगे कि अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि क्या रिलीफ दिया है, अगर हम उसकी बात करें कि पहले क्या मुश्किलात थी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर और तामीरात के सेक्टर के अंदर ख़ास करके, अब क्या रिलीफ है कि जिसकी वजह से ये ग्रो कर रहा है सेक्टर? एक तो इसके ऊपर बेजा टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए गए थे, ठीक है, उनको कम किया गया है। लेट्स सपोज अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए तो उसके ऊपर जो CVT और स्टैम्प ड्यूटी टैक्सेस थे वो फेडरल की तरफ से और सूबाई हुकूमत की तरफ से वो कुल मिला जुला के कोई 5% के हिसाब से बन जाते थे। लेट्स सपोज अगर आप एक प्लॉट एक कनाल का परचेज़ करते थे तो उस पर 10-12 लाख रुपया टैक्सेस लग जाते थे और अब जो है उसको वो फेडरल को और पंजाब की जो टैक्सेस हैं उनको कम करके 5% से 1% के ऊपर ले आए और ये बहुत ज़्यादा रिलीव है। और ये तो छोटे प्लाटों की बात कर रहा हूँ, बड़े प्लाटों के ऊपर जाएं जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बनती है तो उनकी रजिस्ट्री में, उनके पेपर्स वर्क में ये बहुत ज़्यादा टैक्स का रिलीव है। उसके अलावा एक और जो है वो, अगर आप कंस्ट्रक्शन के शोबे में जाते हैं और किसी प्रॉपर्टी को लेके आप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो उससे गवर्नमेंट ने जो कहा है कि वो पूछा भी नहीं जाएगा कि उनका पैसा कहाँ से आया है और ये 111 क्लॉज जिसको ख़त्म किया गया है, इसकी वजह से भी जो हमारी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का शोबा है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। अच्छा, इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर उसके हवाले से नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया? अभी तक तो यही है, 111 क्लॉज को ख़त्म किया गया है, ठीक है, और इसको आगे फिर बढ़ा रहे हैं। आप माशाल्लाह से लीडर भी हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, आप बड़ा मुकाम है आपका और लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं, लोग आपको चाहते भी हैं और आप उनको लीड भी करते हैं। तो अगर मैं एक लीडर से ये पूछूं, रियल एस्टेट सेक्टर का एक लीडर है, और उससे ये मैं पूछूं कि आप सेटिस्फाई हैं अभी तक जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इकदाम किए गए, तो आप क्या कहिएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, हम प्राइम मिनिस्टर साहब के जो उन्होंने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को रिलीफ दिया है उसके जो उनका इकदाम है उसके ऊपर हम बिल्कुल मुतमईन हैं और सेटिस्फाई हैं। और ये उन्होंने
जो स्टेप लिया है ये कोरोना की वजह से लिया है। यानी कि कोरोना की वजह से जैसे बाकी सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं, तो एक ऐसा शोबा रियल एस्टेट का और कंस्ट्रक्शन का है जिसकी वजह से हमारी मौशियत जो है वो दोबारा फिर अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है और हो रही है। अगले 2 साल में हमें जो नज़र आ रहा है वो यही है कि आने वाला 2 साल का दौर है ना, वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का ही है। तो लिहाजा इसमें अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए और इन्होंने अपना कुर्सी संभाली, अपनी कुर्सी आके, तो उन्होंने एकदम से बड़ा टाइट कर दिया था रियल एस्टेट सेक्टर को कि चीखें निकल गई रियल एस्टेट सेक्टर की। वो कोई गलत इकदाम हो गया था? नहीं सर, कोई गलत इकदाम नहीं हुआ था। वो आपको शायद याद हो कि आते ही इन्होंने जो पहला बजट दिया था उसमें रिलीफ दिया था, लेकिन फिर वो अपोजिशन की वजह से उनको वो स्टेप डाउन करना पड़ा, पीछे आना पड़ा। लेकिन अभी कोरोना की वजह से ये ऐसी सिचुएशन होगी कि अब ये रिलीफ देना ज़रूरी हो गया। तो इसमें अपोजिशन भी फिर दोनों पार्टियों ने मिलकर कहा ठीक है इसको चलने दीजिए, चले गए तो मुल्की हालात बेहतर होंगे। तो वो इन्होंने पहले आते ही स्टेप लिया था, लेकिन वो फिर इनको स्टेप डाउन करना पड़ा, तो दोबारा उन्होंने फिर उसको सुधार लिया। हाँ जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे उनसे पहले कोई गलती हो गई थी नहीं, और बाद में उनको अंदाजा हुआ कि नहीं, जब तक ये सेक्टर नहीं चलेगा मुल्क नहीं चलेगा। चलेगा। सर, ये 2015 से ही ऐसे चलता आ रहा था और ये मौजूदा हुकूमत ने कोई स्टेप नहीं लिया था, कोई भी ऐसी वजह नहीं थी जिसकी वजह से ये रियल एस्टेट ड्रॉप हुई। बेसिकली पीछे से चलती आ रही थी। आते ही इन्होंने इनको रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन वो असम्बली में ना पास हो सका या असम्बली में उसके खिलाफ आवाज़ें आई, फिर वो वापस जाना पड़ा, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। कोरोना में फिर उनको ये रिलीफ देना पड़ना था और ये सारे टैक्सेस जितने भी हैं ये कोरोना की वजह से ही रिलीफ दिए गए। और पूरी दुनिया में, ये पाकिस्तान में नहीं, इवन पूरी दुनिया में सारी जितनी भी हुकूमतें उन्होंने अपनी अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पैकेज दिए हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन का पैकेज हमारे मुल्क में मिला है, और पैसों का भी दिया है। बाहर की हुकूमतों ने भी डॉलर्स का, हर तरह के, यानी कि जिस तरह से देख सकते थे कि लोगों को रिलीफ मिले, उन्होंने अपनी आवाम को देने के लिए ये सारा कुछ किया। अच्छा, अब अगर इसमें जिस तरह से आपने फरमाया कि कोरोना की वजह से सारे जो बेनिफिट्स हैं ये मिले हैं, तो अल्लाह करे कि कोरोना जल्द ख़त्म हो जाए, तो जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा तो ये बेनिफिट ख़त्म कर दिए जाएंगे? नहीं, अभी तो उन्होंने अगले 2 साल के लिए अनाउंसमेंट कर दी हुई है गवर्नमेंट ने। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला ये चलेगा। यानी कि 2 साल तक जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा, हाँ जी, इस सेक्टर के अंदर, तो उसके बारे में पूछ-परछ नहीं होगी? हाँ जी, अभी तक कोई नहीं होगी। पैसा बेसिकली जायज़ होना चाहिए, कोई ब्लैक मनी उस तरह की नहीं होनी चाहिए जैसे बाहर के मुल्कों से आती है और फंडिंग हो रही होती है। 2 नंबर का तरह का पैसा नहीं होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह चल रहा है। अच्छा, हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो हाई राइज का कॉन्सेप्ट कराची के अंदर तो है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कराची में तो लोग फ्लैटों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें और बिलखुसूस लाहौर की बात करें तो यहाँ पे तो एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप फ्लैटों के अंदर रहें। यहाँ पे तो लोग तरजीह देते हैं घरों को, कि आपका अपना घर हो, ज़मीन अपनी हो, छत अपनी हो। तो आप क्या समझते हैं कि ये हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो दिया गया है ये लाहौर के अंदर कामयाब होगा? बिल्कुल जी, कोई ट्रेंड देना पड़ता है। ये इस गवर्नमेंट ने ट्रेंड दिया है और इसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। और इस वक्त सैकड़ों के हिसाब से हाई राइज बिल्डिंग्स लाहौर में स्टार्ट हुई हैं। आप मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे चले जाएं और फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, हर तरह। और इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इकदाम है और इससे जो हमारी लाहौर की जो एग्रीकल्चर लैंड जो ख़त्म हो रही है, जो ग्रे एरिया में सारा लाहौर चला गया, उसके लिए भी फ़ायदा होगा। लेट्स सपोज अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में जाते हैं तो कितनी फैमिलीज़ जो है वो एक बिल्डिंग में रह सकती हैं। तो वैसे आप 2 कनाल का 4 कनाल का घर बनाते हैं तो वो ज़्यादा लैंड जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है और जैसे जैसे बन रही है इंशाल्लाह ताला हम आगे इस तरफ ही जाएंगे। जब ज़मीन ज़्यादा नहीं होगी हमारे पास तो डेफिनेटली हमें उधर जाना पड़ेगा, वर्टिकल जाना पड़ेगा। अभी से ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है कि अगर आप उतने एरिया के अंदर कोई फ्लैट बनाते हैं या आप हाई राइज के अंदर जाते हैं तो फ्लैट्स जो हैं वो सस्ते बनते हैं घर की निस्बत? जी, प्राइस कम होती है उसकी। कितना फ़र्क होता है? ये डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से। लेट्स सपोज आप जाते हैं गुलबर्ग में तो वहाँ पे स्क्वायर फुट का रेट, ये फ्लैट्स जितने भी हैं स्क्वायर फुट के हिसाब से होते हैं। ठीक है। तो घरों का जो वो तो बहुत ही महंगे होते हैं ना, उसमें पूरी कंस्ट्रक्शन होती है। तो फ्लैट जो इसमें आपके जो एक्सपेंडिचर है, लेट्स सपोज आपने एक घर में गार्डनर रखा हुआ है, माली रखा हुआ है, ड्राइवर्स हैं, इतनी चीज़ें हैं,
और तरह तरह के लोग हैं, यानी कि इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं होती, सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक तो है। आप गाड़ी है नीचे गराज में पार्क की, नीचे बेसमेंट में, आप ऊपर अपने फ्लैट में चले गए। आप मुल्क से बाहर भी जाना चाह रहे हैं तो चाहे आप 2 साल बाद आए, आपकी गाड़ी भी उधर खड़ी हुई है, आपका फ्लैट बिल्कुल मेंटेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए वो लोग जो लेट्स सपोज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हाँ है। जी, बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कि प्रॉपर रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से कि पिछले दिनों में इसके ऊपर बड़े अजाब आए रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, और फिर एजिटेशंस भी, और फिर सारा कुछ हुआ, और डेफिनेटली जो टैक्सेस अभी कम हुए हैं तो रिलीफ मिला है। कोरोना के इस दौर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, और रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो कर रहा है। देखें जी, वो तो सबसे जो हर बंदे को नज़र आ रहा है इस वक्त, जो पाकिस्तानी रुपीज़ की प्राइस उसका वैल्यू बेहतर हो रही है और डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, तो बाहर से पैसा, ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो हैं, ओवरसीज़ लोग पैसा बाहर से भेज रहे हैं और रियल एस्टेट में और कंस्ट्रक्शन में जो है वो इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन, और यही एक फील्ड है जो मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर सकती है। तो ज़ाहिरी बात है पैसा बाहर से बहुत ज़्यादा आ रहा है इस फील्ड में इन्वेस्ट होने के लिए। आप होपफुल हैं? जी, होपफुल है। हमने भी काफ़ी सारी ट्रांजैक्शनें की हैं। पहले तो 2-3 साल में मेरे ख्याल में एक ही हमने ट्रांजैक्शन की थी। अच्छा, जिस वक्त पाबंदियाँ थी और जिस वक्त इसको, अच्छा एक और चीज़ है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर इस वक्त के अंदर कि जहाँ पे कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना की वजह से बहुत सारे कहते हैं कि पैसा जो होता है ये बहुत शाय होता है, ये फ़ौरन छुप जाता है जब भी इस तरह के कोई हालात क्रिएट होते हैं, कोई ख़तरात आते हैं तो ये फ़ौरन छुप जाता है। मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने जब बहुत सारे ममालिक के अंदर, तो लोगों ने कहा कि जी अभी यहाँ पे भी चूँकि कोरोना का ज़ोर है तो काम उस तरीके से नहीं चल रहा, और इसी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो लोग करने को तैयार नहीं है। ऐसे कोई तजर्बात आपके साथ भी हैं कि कोरोना की वजह से लोग इन्वेस्ट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ जहाँ जहाँ वो काम कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस मुल्क के अंदर वहाँ भी कोरोना है, तो उसकी वजह से वो अभी पैसा को थोड़ा। सर, वो बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तानी हैं जो अच्छी जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब पे काम कर रहे हैं। ठीक है। उनको उनकी गवर्नमेंट की तरफ से अमेरिका, कनाडा, यूरोप के जो मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा उनको 2-2, 3-3 महीने की सैलरी और बड़े हाई लेवल के डॉलर्स में मिली है। ठीक है। तो वो पैसे सारे इधर इन्वेस्ट हो रहे हैं। यानी कि वो जो अक्लमंद लोग हैं वो बजाय बैठ के खाने के वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी बंदे को $1,00,000 मिला है तो वो जाहिर बात इधर ही परचेजिंग कर रहा है, और ज़्यादा मोस्टली आप देखें ये लाहौर में नहीं है, आप उधर चले जाएं, ये किला, ये पिंडी वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ पे मीरपुर ये वो एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बैरिया टाउन की एक स्कीम बनी हुई है। ठीक है। और इस्लामाबाद, DHA, बैरिया, वहाँ पे यानी कि ये एरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम हो रहा है। सही सही। उसकी रीज़न ये है कि इस एरिया के लोग ज़्यादा बाहर गए हुए हैं। आप चले जाएँ दूसरे एरियाज जहाँ पे ओवरसीज़ क्लाइंट नहीं, वहाँ पे इतनी मार्केट तेज़ नहीं है। तो आपका ख्याल है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मार्केट तेज़ है? वहाँ भी तेज़ है, लाहौर में भी तेज़ काम हो रहा है, यानी कि इसके इर्द गिर्द एरिए में जहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट साउंड हो, उसमें आपको प्रॉफिट मिले, आपका पैसा सेफ हाथों में हो, कोई मसला ना हो, बस इसी वजह से। और तो अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपकी ज़ात के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि माशाल्लाह से DHA के अंदर किसी से भी बात की जाए और आपके हवाले से बात की जाए तो लोग बड़े अच्छे लफ्ज़ों से आपको याद करते हैं, बड़े अच्छे लफ्ज़ों से आपका नाम लेते हैं। ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी अभी लीडर्स हैं जो लीड कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। फिर पाकिस्तान लेवल के ऊपर भी एक रियल्टर्स की अपनी फेडरेशन है जो काम कर रही है। आप क्या समझते हैं कि जितने भी लीडरान इस वक्त रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ठीक तरह से कर रहे हैं या उसके अंदर अभी कोई गुंजाइश है? देखिए जी, हमारी जो इस वक्त रियल एस्टेट की लीडरशिप है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और कभी भी कोई काम पूरा नहीं होता, शुरू से चलता ही आ रहा है। सही। तो जो काम हो रहा है उसमें बेहतरी की तो ज़रूरत है। ठीक है। काम तो हो रहा है और करना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला डे बाई डे बेहतर ही हो रहा है। पहले हमारी वो रियल्टर्स की जो तंजीम है वो नहीं बनी थी पूरे पाकिस्तान की, वो अब बनी हुई है, तो ऐसा ऐसा बेहतरी हो रही है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, DHA के अंदर तो प्रॉपर इलेक्शन होते हैं और आप तो माशाल्लाह से 2 इलेक्शन जीते भी हैं वहाँ से, और अभी भी लोगों की ये ख्वाहिश है कि आप दोबारा इलेक्शन में आएँ और आप लीड करें। तो DHA का तो हमें एक सिलसिला नज़र आता है, लेकिन ये जो पाकिस्तान लेवल के ऊपर जो एक फेडरेशन है
इसकी उस तरह से वर्थ हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ खुद साख्ता से लीडर हैं कि जो बस बन गए खुद से ही, मतलब उनके पीछे उस तरह से ना वोटिंग है, ना उस तरह से इलेक्शन है, ना उस तरह से वो चीज़ें हैं। बस वो 4-6 लोग अपने अपने वो जगहों से खुद ही लीडर बन गए, फिर उन्होंने खुद ही एक चीज़ बना ली। आपके इत्तेफाक करते हैं इस बात? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। 2 मरतबा प्रॉपर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन हो चुके हुए हैं, और ये जो टैक्सेस में हमें रिलीव मिला, ये हमारी जो फेडरेशन ऑफ रियल्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनके बाकायदा मीटिंग्स होती रहती हैं और वो गवर्नमेंट के लेवल पे पूरी बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें बहुत रिलीव मिला, और ये प्रॉपर इलेक्शन हो के और सही प्रॉपर जैसे हमारी DHA में इलेक्शन होते हैं वैसे पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो के फिर ये लोग इलेक्ट हुए हैं, और ये बिल्कुल सही ईमानदारी से। 28 मेंबर है टोटल सर। भी आप देखें ना, हमारी एसोसिएशन है DHA की, उसका एक मेंबर है, तो बहुत बड़ी। अब ये देखें कि कितने लोगों को एक वोट जो है वो लीड करता है। ठीक है, तो 28 आप लगा लेंगे कितना बड़ा एरिया हो सका। इसमें पेशावर के भी, इसमें ग्वादर के भी हैं। तो बेसिकली रजिस्टर्ड होना होता है। जो फेडरेशन या एसोसिएशन रजिस्टर्ड होती हैं वही वोट कास्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो और रजिस्टर्ड होगी हमारी DHA की है, उधर हमारे एक स्टेट लाइफ सोसाइटी है उसकी भी है। इसी तरह से पेशावर में, पिंडी में, पूरे पाकिस्तान में टोटल कितनी है? लाहौर में मेरे ख्याल में 8 हैं। 8 हैं, और लाहौर में 8 तो ना काफ़ी हैं सर। एरिया भी देखें ना, एक एरिया की फेडरेशन बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। अभी DHA का कुछ छोटा एरिया तो नहीं है। नहीं, 12 फेस है DHA का, तो वोट उसका एक है। तो इसी तरह से बैरिया टाउन का भी एक ही वोट होगा। तो ये बहुत बड़ा एरिया है ना, तो सही है। तो इस हिसाब से तो आप सेटिस्फाइड हैं? जी हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, और ईमानदारी से और बिल्कुल शफाफ इनके इलेक्शन में। अल्लाह ताला आपको मौका दे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और वैसे तो मुझे पहले बताइएगा कि इस दफ़ा कोई इलेक्शन में आने का है प्रोग्राम? जी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल 100%। हम पिछले 2 साल से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारा ग्रुप है DHA फाउंडर ग्रुप। अच्छा, मेरी जब भी कभी DHA के लोगों से जब बात होती है, और वो मुझे इस तरह से तासुर मिलता है कि जैसे अभी भी लीडर आप ही हैं वहाँ पे, तो इसकी क्या वजह है? नहीं सर, ये दोस्तों का और भाइयों का प्यार है, वो इतना प्यार करते हैं। और दूसरी बात यह कि इलेक्शन के लिए हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भरपूर तैयारी के साथ हैं। हमारा DHA फाउंडर ग्रुप है, उसमें तकरीबन 150-200 के करीब हमारे मेंबर्स हैं। मेरा मदर ग्रुप है, फेयर एंड लॉयल ग्रुप, उसने भी हमारे साथ अनाउंसमेंट की हुई है। ठीक है। मार्केट में भी लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, हमारी अपनी फैमिलीज, दोस्त यार बहुत ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से। कितने मेंबर्स हैं DHA के? 850 के करीब है। 850 के करीब है। एक जो ऑफिस है उसका एक वोट है जो रजिस्टर्ड है। अच्छा, एक ऑफिस का एक वोट है जो रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए CEO होना ज़रूरी है या कोई भी? CEO का वोट होता है। ठीक हो गया। क्या आप चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन विन करके तो पहले इकदाम क्या करने जा रहे हैं? सर जी, सबसे तो पहला इकदाम यह है कि जो हमारे दोस्त हैं ना, उनको तन्हाई जो है ना, कोई किसी की हेल्प के लिए कोई तैयार नहीं है। सही। मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर वक्त दोस्तों के साथ खड़ा हूँ। किसी को मसला हो, मुझे रात को भी पुकारे तो मैं उसके साथ हूँ, दिन को भी पुकारे तो उसके साथ। तो बेहतरीन यही है कि साथ चलने वाला कोई हो। साथ चलने वाले बहुत कम दोस्त हैं। आप साथ चलना चाहिए? इंशाल्लाह चलेंगे। हम अभी कुछ भी नहीं है तो हम फिर भी हर किसी के मसाइल, किसी का भी मसला हो, हम उसके साथ हैं। किस किस्म की तन्हाई फील होती है डीलर्स को? बेसिकली डीलर्स को तन्हाई इस तरह की फील होती है, कोई मसला हो जाए किसी भी किस्म का, कोई उनके पीछे खड़े होने वाला क्या मसला होता है? लीगल्स प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्या मसला होता है? लीगल्स प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ है, यानी बहुत सारे मसाइल हैं। बाकी हमारी जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं वो तो हमारी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कर रही है उसको। ठीक है। लेकिन हमारे लेवल पे भी, DHA के लेवल पे भी दोस्तों को मसाइल हैं, थाने वगैरह के, पुलिस स्टेशन के आपस में मामलात, केसेस, क्लाइंट्स के साथ मसाइल, यानी कि बहुत तरह के मसाइल हैं। तनहा नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों को, हर किसी के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो गलत हो। नहीं, गलत नहीं, जो सही बंदा उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, कोई ट्रेनिंग का भी एहतमाम करते हैं आप कि जो आपके, जाहिर बात है 800 लोग हैं ये DHA के अंदर, 2-3 मरतबा पहले हुई हैं, ट्रेनिंग सेशन हुए हैं। ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम आएंगे तो हम भी ट्रेनिंग सेशन ज़रूर करेंगे इसके लिए। किस किस्म की ट्रेनिंग करते हैं आप, क्या बताते हैं? पहले सबसे तो ट्रेनिंग्स, हमारा जो पेपर वर्क है उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमारे जो मसाइल हैं DHA में जो आते हैं, वो उसकी रीज़न ये होती है कि हमें पेपर वर्क का नहीं पता होता, किस तरह से जाना है, क्या करना है। वहाँ जाएँ तो फाइल ही तैयार नहीं हुई होती। तो ये आने वाले लोग जो दोस्त, ये हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है या इसका कोई कोर्स नहीं है जो करके हैं, तो जाहिर बात है ये सीखना तो पड़ेगा। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि इसमें तो बाई चांस आ जाते हैं लोग, सीखना तो पड़ेगा। मतलब हर चीज़ की
अगर आपने डॉक्टर बनना है तो एक पी काटना पड़ती है, इंजीनियर बनना है एक पी काटना पड़े, लेकिन इसमें अचानक ही आ जाते हैं सडनली बाई चांस आ गया। और सीखते नहीं ना, जब हम थे तो हमें बहुत ज़्यादा लोग बताने वाले थे, बुजुर्ग हमारे चले गए, तो अब हैं लोग बताने वाले, तो अब हम इंशाल्लाह जहाँ तक होता है बताते हैं, लेकिन अभी हम इसके लिए ट्रेनिंग सेशंस करेंगे, दोस्तों को इसके लिए ब्रीफ करेंगे, बताएंगे, सारा ट्रेन करेंगे। सही। कितने % लोग हैं आपके DHA के जो मेंबरान हैं, उनमें से कितने % लोग हैं कि जो पढ़े लिखे हैं और कितने % हैं कि जो कम पढ़े लिखे या नाकाम? सर जी, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ज़्यादा तादाद है ना, वो अभी जो न्यूली आ रहे हैं, नए मेंबर्स आ रहे हैं, वैसे भी DHA जो आजकल कम से कम मैट्रिक कैफ़े के बगैर रजिस्टर्ड नहीं करता ठीक है ऑफिस। अभी इस वक्त हमारी जो रियल स्टेट की मार्केट है ना, इसको एक नया ट्रेंड मिल गया है। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि बैठा हुआ डीलर आया, उसको प्लाट लिया और लेके चले गए। अब उसके लिए आपको प्रॉपर सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन चलानी पड़ती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप फेसबुक पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे। ये ट्रेंड अभी जो पुराने लोग हैं उनको नहीं पता, सही, और वो इन पे नहीं काम कर रहे। जब तक हम आने वाली नस्ल के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो लोग ये नहीं करेंगे, अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, अपने आप को अपने इल्म में इजाफा नहीं करेंगे, डेफिनेटली उनका काम नहीं होगा, तो छोड़ जाएंगे। तो इसके लिए जो अब है ना, नई नस्ल जो आई है, उसने इसको एक नया ट्रेंड दे दिया है, और पूरी दुनिया में काम इस वक्त DHA का हो रहा है। DHA में काम की रीज़न ये है कि DHA का फुल प्रूफ सिस्टम है, उसका पेपर वर्क और सिक्योरिटी, हर चीज़, यानी कि कोई मसला नहीं है। आपने प्रॉपर्टी परचेज की और जो कमिटमेंट करता है DHA उसको पूरी करता है। अब्दुल लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई। जाते जाते मैं चाहूँगा कि रमज़ान शरीफ के हवाले से अगर हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें तो। बिल्कुल जी, तमाम अहले पाकिस्तान और अहले इस्लाम को रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त काफ़ी मुश्किलात के हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, उसकी वेव, तीसरी वेव बहुत ख़तरनाक है। इसमें मैं दोस्तों को कहूँगा कि इसके लिए अपने आप एहतियात करें और अपने बच्चों को, सबको सेव करें, गैदरिंग में ना जाएं, तो इंशाल्लाह ताला। और ये सारा कुछ हमारे अमाल की कमी की वजह से हुआ है, हमारे गुनाहों की शामत है। हमें चाहिए इसके लिए तौबा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, रो रो के गिड़गिड़ा के। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाएगी, तो अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात देगा। पहले भी किसी बुज़ुर्ग के हाथ उठे हैं तो अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिए, एकदम से पाकिस्तान से गायब होगी। तो अब भी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हर बंदा, पता नहीं किसका लम्हा कबूलियत होता है, अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। तो ख़ास तौर पे स्पेशली मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि कोरोना के लिए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के इस्तग़फ़ार की माफ़ी मांगें, रोज़े रखें, जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। आप उससे माफ़ी मांगें तो अल्लाह ताला किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।